बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। क्लास 12 फिज़िक्स है। फेडरल केपी के बोर्ड हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारी आवाज़ कम आ रही है तो अपने हेडफोन लगा लें और इर्द गिर्द की से तवज्जो हटाकर हमारी तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि आज हम इस एक ही लेक्चर में सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन है, अ मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय टू फील्ड्स, बी थ्री फील्ड्स, और सी फोर फील्ड्स, और डी नन। भाई देखें, चार्ज जब स्टैटिक होता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब चार्ज मूव कर जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्या मूविंग चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता? होता है। मूविंग चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। मूविंग चार्ज हमने पढ़ा है कि जब चार्ज मूव कर रहा हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो मूविंग चार्जेस के अराउंड कितने फील्ड होते हैं जी? दो फील्ड होते हैं। एक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके टॉप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सर्कुलर होता है। क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड होता है किसी भी चार्ज के अराउंड। तो स्टैटिक चार्जेस के अराउंड एक ही फील्ड होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मूविंग चार्जेस के अराउंड दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, ए फोटॉन वाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नंबर 1 नॉर्थ पोल, नंबर 2 साउथ पोल, इज आयोनाइज्ड एंड नन। देखें जी, जो फोटॉन होता है उसकी उसकी एनर्जी, उसकी इक्वेशन फोटॉन की ये है, E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लांक्स कांस्टेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फोटॉन एनर्जी का पैकेट है। फोटॉन का मास नहीं होता, मास ज़ीरो है, ठीक है। और जबकि चार्ज इज चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मटेरियल पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर चार्ज हो सकता है। अगर पार्टिकल मटेरियल नहीं है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं हो सकता। और जब चार्ज किसी पार्टिकल पर नहीं हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड से पास करे जिस तरह मर्जी है, उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो किसी भी फोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करा सकता क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो इसमें तीनों गलत हैं और आखिरी वाला दुरुस्त है। इसको टिक कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 3 है, मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू ए स्टेशनरी चार्जेस, बी मूविंग चार्जेस, सी स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस, डी लॉ ऑफ मोशन। तो मैग्नेटिज्म किससे रिलेटेड है भाई? जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिज्म किससे रिलेटेड हुआ? मूविंग चार्जेस से, बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। स्टेशनरी चार्जेस के अराउंड नहीं होता। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आपने इसको पिक कर लेना है। तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म किसके साथ रिलेटेड है? मूविंग चार्जेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड द पाथ फॉलोड बाय इट इज अ हेलिक्स, अ सर्कल, अ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स। देखें जी, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से दाखिल हो कि वो उसकी मोशन की डायरेक्शन फील्ड के परपेंडिकुलर हो इस तरह से, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम ई वी बी या क्यू वी बी कहते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर लगती है। अगर इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड यूनिफॉर्म हो तो ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करता रहेगा। इसके अंदर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता रहेगा, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसको उसके ऊपर फोर्स लग रही है जो 90 डिग्री
है दोनों की, फील्ड की डायरेक्शन के और वेलोसिटी की डायरेक्शन के। अगर तो ये एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर स्पाइरल हेलिक्स इसकी शेप बनेगी, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इसका एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं हुआ कि वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है द टॉर्क in the coil can be increased by increasing number of turns, current and magnetic field, area of the coil, all of above। जी हाँ, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था। क्या होता है जी? टा, ये एक कपल होती है, तो बीना कॉज एल्फा, बीना कॉज एल्फा। तो इसको आप गौर से देखें तो टॉर्क क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा दें तो फिर भी टॉर्क बढ़ेगा, करंट बढ़ा दें फिर भी टॉर्क बढ़ जाएगा, और एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ा दें तब भी टॉर्क बढ़ेगा। तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं। तो कौन सी मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट है? आखिरी वाली, ऑल ऑफ द अबव। इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फॉर एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 160 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन आपके जहन में आ गया होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी? फाई एम इज इक्वल टू ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को आप लिखते हैं बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। दोनों वेक्टर के दरमियान का जो एंगल है उसका कॉस मल्टीप्लाई होता है। और मैक्सिमम कब होगा? कि जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, और वो क्या होगा? बी ए, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे थीटा निकालें, कॉस इनवर्स 1 सॉल्व करें, थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री। यानी पहला जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। दूसरे लफ्जों में वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, और ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेबर इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये है जी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टिक कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। और वेबर किसके इक्वल होता है? वेबर इक्वल होता है न्यूटन मीटर्स पर एम्पेयर। इसको आप ड्राइव करके भी चेक कर सकते हैं। फाई एम इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो बी की यूनिट बी के यूनिट होंगे न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो इसको कहते हैं वेबर, WEB वेबर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन एम्पेयर स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर, न्यूटन एम्पेयर पर मीटर और न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया था, तो ये हमें पता है कि न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है। दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, बी डॉट ए से हमने सॉल्व किया था, और फाई इज इक्वल टू बी का मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है न्यूटन
पर एम्पेयर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और जो यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो लास्ट वाली ऑप्शन दुरुस्त है, उसको टिक कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट वेलोसिटी 2 into 10 to power 2 meter per second perpendicular to magnetic field of 2 Tesla. What is the magnitude of magnetic force? ये ऑप्शंस दी हुई हैं, 1 into 10 to power minus 6 न्यूटन, 6.4 10 to power minus 17 न्यूटन, और 3.6 into 10 to power minus 24 न्यूटन, और 4 into 10 to power 6 न्यूटन। स्टूडेंट्स ये आपको जल्दी से सॉल्व करना होगा, सॉल्व किए बगैर आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आपको टिक एक बता देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ उसकी ये मैग्नीट्यूड सॉल्व करें, ठीक है ना, और देखें किसके साथ मैच कर रही है, तो वही आपका आंसर होगा। देखें सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का। अगर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही हो तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये थीटा 90 डिग्री दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है, फोर्स आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी दी हुई है 2 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर्स पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 टेस्ला। तो ऐसा यूनिट है तो 2 ही लगेगा। अब आपने क्या करना है, चूंकि टाइम बहुत कम होगा तो आप इसको इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 हो जाएगा, 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 करें, ये इसको पॉइंट को हटा दें, 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। पॉइंट को वापस लगाएं तो 6.4। अब आगे वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ मैच करें, देखिए ये आंसर आ रहा है, इसको टिक कर दें। तो ये आंसर है जी 6.4 इंटू 10 टू पावर, इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे तो पूरा आंसर है -17। तो ये मैच करेगा, लेकिन आपने एग्ज़ाम में जो टाइम चूंकि कम होगा तो इसलिए आपने जल्दी से क्या करना है, इन मैग्नीट्यूड्स को ज़बानी सॉल्व करके देखना है। तो इस तरह से आपने टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन भी ठीक ठीक सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज। देखें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इसको, काफ़ी डिस्कस हो चुका है, और इसकी वैल्यू होती है क्यू वी बी। लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस हो चुका, क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड यूं है और ये इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से ड्रा करते हैं, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। वो कैसे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सारी वैल्यूज़ अगर मैक्सिमम हो, क्वांटिटी हो उसकी, लेकिन साइन जो है एंगल क्या है 0, तो ये फोर्स हो जाएगी 0, क्यू वी बी मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है जी 0। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कराएंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाली, वो सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, एम्पेयर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, टू एनी क्लोज पाथ, नन। सर्कुलर पाथ हो या रेक्टेंगुलर पाथ हो, ये सारे क्लोज पाथ हैं, तो ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन ये सबसे दुरुस्त है क्योंकि सारे क्लोज पाथ को कवर कर रही है। तो जो एम्पेयर्स लॉ है वो एनी क्लोज पाथ पे अप्लाई किया जा सकता है, यानी सर्किट उस क्लोज पाथ के अंदर से करंट पास कर रहा हो, कोई भी करंट इनक्लोज्ड हो, तो उसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर और टेस्ला मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर। और आखिरी ऑप्शन है कि कोई भी इसमें से आंसर नहीं है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपने जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करें। तो आपको ये अप्रोच होनी चाहिए कि आपको इसका आंसर मिलेगा कहाँ से, तो ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है, यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। ठीक है जी, इसका डॉट प्रोडक्ट का क्लोज इंटीग्रल लेंगे तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बनेगा। और इसको आप लिख सकते हैं जिस तरह फ्लक्स क्या होता है, बी डेल्टा ए,
तो आप b को चेंज कर सकते हैं, b इज इक्वल टू 5/a। तो यहाँ पे पुट करें, ये 5/a हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा l इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इसमें से आई को भी नीचे ले आए, 5/a मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा l डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इसमें वैल्यूज डाल दें, तो ये क्या होगा, वेबर पर एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर एम्पेयर। ये एरिया है, करंट नहीं है, इसको आप मीटर स्क्वायर करेंगे, और ये डेल्टा एल मीटर है और नीचे करंट है, तो ये होगा म्यू नॉट के बराबर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर होता है। तो ये आपका जो रिलेशन बनेगा, यूनिट बनेगा, वो होगा, इसको इसकी जगह हम टेस्ला पुट करेंगे, ये मीटर रहेगा, ये एम्पेयर रहेगा, यानी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो ये दुरुस्त है। ये कहाँ पे है जी, ये है फर्स्ट ऑप्शन, तो इसको टिक कर लें। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर यूनिट हैं किसके जी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमारे एक्सरसाइज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और इसके साथ ही लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।